स्वागत है भविष्य की खबरों की दुनिया में। ये है एलेक्स फ्लेक्सर न्यूज फ्रॉम द फ्यूचर। जरा इस दृश्य की कल्पना की जाए। किसी शहर में एक आम सुबह होती है। लोग सोकर उठते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में कोई नेटवर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल। और शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। फिर लोग काम पर जाने के लिए घरों से निकलते हैं, लेकिन सड़कों के सारे ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़े हैं। और फिर एक अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है। बिल्कुल, चौराहों पर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, कोई नियम काम नहीं कर रहा। कुछ लोग घबराकर एटीएम की तरफ भागते हैं, लेकिन हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही संदेश चमक रहा है, सिस्टम डाउन। मतलब बैंक खाते पूरी तरह से खाली दिख रहे हैं। सही कहा। और फिर बिना किसी चेतावनी के पूरे शहर की बिजली अचानक कट जाती है। यहां तक कि जो स्थानीय अस्पताल हैं, उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम और वेंटिलेटर भी फ्रीज हो जाते हैं। अरे बाप रे। और देखिए, सबसे डरावनी बात यह है कि इस तबाही को मचाने के लिए आसमान से कोई बम नहीं गिराया गया। सड़क पर कोई दुश्मन सेना नहीं उतरी। मतलब ये वो वास्तविकता है जिसके बिल्कुल मुहाने पर आज दुनिया खड़ी है। एक ऐसा अदृश्य युद्ध जो बिना किसी आवाज के हमारे इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। और आज के इस गहन विश्लेषण का आधार भी यही है। हमारे पास 2026 का एक बेहद संवेदनशील और बहुत ही विस्तृत शोध दस्तावेज है। हाँ, जिसका शीर्षक है साइबर वॉरफेयर एज जियोपॉलिटिक्स। बिल्कुल। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन इस बात की तह तक जाना है कि पिछले 12 महीनों में जो वैश्विक घटनाएं घटी हैं, उन्होंने सत्ता के पुराने समीकरणों को कैसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर के 72% आईटी लीडर्स आज एक पूर्ण स्तरीय साइबर युद्ध की आशंका से घिरे हुए हैं। 72%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल है। और ये कोई मनगढ़ंत डर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। ये डर पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। सही बात है। जब इस दस्तावेज के पन्नों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब ये केवल कुछ कंप्यूटरों या डेटा चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। हाँ। ये सीधे तौर पर इंसान के अस्तित्व, उसकी सुरक्षा और किसी भी देश के बुनियादी ढांचे को पंगु बना देने की क्षमता के बारे में है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर जब साइबर अपराध की बात होती है तो दिमाग में एक ही छवि बनती है। हाँ, वही हुडी पहने हुए एक हैकर की। एग्जैक्टली। कोई अकेला व्यक्ति जो किसी अंधेरे कमरे में बैठकर पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड चुरा रहा है। लेकिन यहां हम जिस चीज का विश्लेषण कर रहे हैं वो इससे कोसों दूर है। बहुत दूर है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है जैसे कोई अदृश्य सेना किसी देश के पावर ग्रिड, उसकी अर्थव्यवस्था या जल आपूर्ति पर लगातार डिजिटल मिसाइलें दाग रही हों। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। डिजिटल मिसाइलें 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की रिपोर्ट ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। अच्छा, तो रिपोर्ट क्या कहती है? इस दस्तावेज के अनुसार अब दुनिया भर में साइबर जोखिम का नंबर 1 कारण कोई अकेला हैकर या पैसे की चोरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण अब जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति बन चुका है। मतलब देशों के आपसी संबंध और तनाव? बिल्कुल। लगभग 91% संगठनों ने ये बात मानी है कि इस भू राजनीतिक उथल पुथल के कारण उन्हें अपनी पूरी साइबर सुरक्षा रणनीति को जड़ से बदलना पड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश अब अपनी सेनाओं की बजाय कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब एक कोड किस तरह से मिसाइल का काम कर सकता है? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर कोड अब सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देश नहीं रह गए हैं, वो हथियारों में तब्दील हो गए हैं। एक कोड किसी पावर प्लांट के जनरेटर को तब तक अपनी क्षमता से ज्यादा तेजी से घूमने का निर्देश दे सकता है जब तक कि वो खुद जलकर खाक ना हो जाए। बाप रे, ये तो सीधे तौर पर भौतिक तबाही है। बिल्कुल। लक्ष्य वही पुराना है, दुश्मन को कमजोर करना, लेकिन तरीका ऐसा है कि किसी को पता ही न चले कि ट्रिगर असल में दबाया किसने। अगर ये एक वैश्विक और अदृश्य युद्ध है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके मुख्य रणनीतिकार कौन हैं? इस दस्तावेज में मुख्य रूप से 4 देशों का जिक्र है जो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। हाँ, 4 मुख्य खिलाड़ी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इनके काम करने का तरीका इनके एक खास व्यक्तित्व को दर्शाता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये देश अब अपने इन हमलों के निशान मिटाने की ज्यादा परवाह भी नहीं कर रहे हैं। मतलब वो खुलेआम ये सब कर रहे हैं? हाँ, वे
तरह से अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए इस रणनीति को डिकोड करते हैं। सबसे पहले है रूस, जिसे इस दस्तावेज में आक्रामक या द एग्रेसर कहा गया है। क्या कारण है कि इन्हें आक्रामक माना जाता है? क्योंकि रूस का तरीका छुपकर वार करने का नहीं है। वे सीधे दरवाजे को लात मारकर अंदर घुसने में विश्वास रखते हैं। मतलब कोई चालाकी नहीं, सीधा हमला। बिल्कुल। उनका मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचे को तबाह करना और भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना होता है। उदाहरण के लिए कड़कड़ाती ठंड में यूक्रेन के पावर ग्रिड को ठप कर देना या नाटो के संचार नेटवर्क में भारी सेंध लगाना। वे तबाही मचाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, अगर रूस सामने से दरवाजा तोड़ रहा है तो फिर चीन क्या कर रहा है? दस्तावेज में चीन को चोर या द थीफ का नाम दिया गया है। देखिए, चीन की रणनीति रूस से बिल्कुल विपरीत है। वे दरवाजा नहीं तोड़ते, वे चुपचाप उस दरवाजे की चाबी बनाते हैं, अंदर आते हैं और घर के एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। अच्छा, मतलब दुश्मन घर में है और किसी को पता ही नहीं। बिल्कुल। चीन दशकों लंबा खेल खेल रहा है। उनका मकसद किसी सिस्टम को तुरंत क्रैश करना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के अंदर सालों तक बने रहना है। वे शांति से सैन्य ब्लूप्रिंट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग के राज और अत्याधुनिक बौद्धिक संपदा चुराते हैं। ये तो बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक तरीका है। यही कारण है कि यूनाइटेड किंगडम के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने चीन के इस धीमे लेकिन निरंतर तरीके को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और स्थायी खतरा बताया है। ये तो वाकई बहुत शातिर तरीका है। अब तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, ईरान। इसे प्रतिक्रियावादी या द रिएक्टर कहा गया है। हाँ, ईरान का रुख बहुत ही सीधा है। वे आमतौर पर एक हेड ट्रिगर पर होते हैं, मतलब तुरंत भड़क जाने वाले। सही कहा। अगर उनके परमाणु कार्यक्रम या किसी भी राष्ट्रीय हित पर कोई साइबर हमला होता है तो वे उसका जवाब तुरंत और पूरी ताकत से देते हैं। उनका पलटवार बहुत आक्रामक होता है। और अंत में है उत्तर कोरिया, जिसे अप्रत्याशित या द वाइल्ड कार्ड कहा गया है, जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन देखिए, ये चारों देश केवल कागजों पर धमकियां नहीं दे रहे हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, बल्कि ये सब पहले ही घटित हो चुका है। हाँ, हम अतीत की बात कर रहे हैं। चलिए 2025 की एक घटना पर नजर डालते हैं। इसे किसी थ्रिलर फिल्म के एक दृश्य की तरह देखा जा सकता है। जगह है नॉर्वे। एक शांत नदी पर बना हुआ एक विशाल कंक्रीट का बांध। आसपास कोई सेना नहीं, किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं। अचानक उस बांध के भारी भरकम फ्लड गेट्स अपने आप खुलने लगते हैं। लाखों गैलन पानी पूरी ताकत के साथ बाहर उफन पड़ता है। और जब इसकी जांच होती है तो पता चलता है कि ये कोई मशीन की खराबी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये किसी सैनिक का काम भी नहीं था। ये रूस के एक हैकर का काम था। लेकिन सवाल यह है कि कोई इंसान मीलों दूर बैठकर एक कंक्रीट के बांध को कैसे खोल सकता है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस पुल को देखना होगा जो भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया को जोड़ता है। दशकों पहले ऐसे बांध पूरी तरह से मैकेनिकल होते थे। उन्हें खोलने के लिए इंसान को खुद जाकर एक लीवर खींचना पड़ता था। हाँ, मैनुअल सिस्टम। लेकिन फिर सुविधा और खर्च बचाने के लिए इन प्रणालियों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया, जिसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम या स्काडा कहा जाता है। अच्छा, तो यहीं से रास्ता खुला? बिल्कुल। हैकर ने इसी इंटरनेट वाले रास्ते से बांध के मुख्य कंप्यूटर में प्रवेश किया और सिस्टम को लगा कि वो कोई वैध कमांड दे रहा है। उसका मकसद कुछ चुराना नहीं था, मकसद सिर्फ डर और अराजकता फैलाना था। ये दिखाना था कि नियंत्रण अब उनके हाथ में है। और श्रोताओं को यहाँ बस कुछ पल रुककर उस खौफनाक सन्नाटे को महसूस करना चाहिए जो ऐसे हमलों के बाद छा जाता है। हाँ, वो सन्नाटा ही सबसे ज्यादा डरावना होता है। बिल्कुल। अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 28 फरवरी 2026 मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच भारी तनाव है। आसमान बिल्कुल साफ है, कोई लड़ाकू विमान नहीं उड़ रहा, कहीं कोई सायरन नहीं बज रहा है, बस ऑप्टिक फाइबर के तारों में दौड़ते कुछ अदृश्य कोड। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। हाँ, मात्र 60 सेकंड के अंदर इजराइल ने पूरे के पूरे ईरान देश को इंटरनेट के नक्शे से गायब कर दिया। पलक झपकते ही ईरान की कनेक्टिविटी सामान्य के मुकाबले सिर्फ 1 से 4% रह गई। पूरा राष्ट्र डिजिटल रूप से अंधा और बहरा हो गया।
श्रोताओं के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बस 60 सेकंड। हाँ, 60 सेकंड किसी भी देश के संचार तंत्र को पंगु बनाने के लिए सिर्फ 1 मिनट काफी था। ये इस बात का प्रमाण है कि इंटरनेट का बुनियादी ढांचा कितना नाजुक है। बिल्कुल। निर्देशित करने वाले मुख्य रास्तों, जिन्हें बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहा जाता है, उनमें हेरफेर करता है तो पूरा का पूरा देश नेटवर्क से कट जाता है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो कैसे? देखिए, अगर कोई देश मिसाइल दागे तो रडार उसे पकड़ लेगा और एंटी मिसाइल सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर देगा। लेकिन जब हमलावर अदृश्य हो और उसका हथियार सिर्फ सॉफ्टवेयर का एक कोड हो, तो कोई देश उन खुले हुए बांध के पानी को कैसे रोक सकता है? जिस चीज को देखा ही नहीं जा सकता, उससे लड़ा कैसे जाए? यही वो जटिलता है जिससे हमारी पारंपरिक रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से बेकार कर दिया है। और इस पूरी स्थिति में जो चीज एक अभूतपूर्व गतिवर्धक या कहें तो टर्बो इंजन का काम कर रही है, जिसने तबाही की सारी सीमाएं खत्म कर दी हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। इस देश का इंटरनेट बंद करने की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे हजारों जीनियस कोडर्स या इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे होंगे। एक अकेला हैकर ये सब कैसे कर सकता है? देखिए, पहले ऐसा ही होता था। किसी बड़े सिस्टम को हैक करने के लिए सरकारी खुफिया एजेंसियों और भारी भरकम बजट की जरूरत होती थी। लेकिन AI ने इस पूरे खेल का नियम ही बदल दिया है। मतलब अब इतनी बड़ी टीम नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। AI यहाँ कोई साइंस फिक्शन वाला खलनायक नहीं है जो दुनिया पे राज करना चाहता है। ये बस एक बेहद ताकतवर औजार है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के समय में किसी बड़ी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है? क्या एक अकेला इंसान एक साधारण सा लैपटॉप लिए किसी कॉफी शॉप में बैठकर किसी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, सिर्फ एक एंटर बटन दबाकर? दुर्भाग्य से हाँ, AI को साइबर युद्ध में एक ऐसे चोर की तरह देखा जा सकता है जो एक ही सेकंड में किसी शहर के लाखों दरवाजों के हैंडल को घुमाकर ये चेक कर सकता है कि कौन सा दरवाजा खुला छूट गया है। बाप रे, 1 सेकंड में लाखों दरवाजे! हाँ, इंसानी सुरक्षा विशेषज्ञों को किसी सॉफ्टवेयर में कमी या 0 डे वल्नरेबिलिटी ढूंढने में महीनों लग जाते हैं। AI यह काम कुछ मिनटों में कर लेता है। ये तो बहुत डरावना है। और तो और ये खुद ऐसे खतरनाक मैलवेयर लिख रहा है जो सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए अपना रूप भी बदल सकते हैं। WEF की रिपोर्ट का एक तथ्य बहुत डराने वाला है। 87% विशेषज्ञों का मानना है कि AI पिछले 1 साल में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ साइबर जोखिम है। 87%? हाँ, ये कोई छोटी मोटी राय नहीं है, बल्कि एक वैश्विक सहमति है। और शायद यही कारण है कि ये समस्या अब केवल विकासशील देशों या कमजोर प्रणालियों तक सीमित नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये सब बहुत दूर हो रहा है, तो इस धारणा को तोड़ने का समय आ गया है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो हम पाएंगे कि दुनिया के वो देश जो खुद को तकनीकी रूप से सबसे सुरक्षित मानते थे, आज वही सबसे बड़े निशाने पर हैं। कोई भी शहर, कोई भी सिस्टम अछूता नहीं है। इस खतरे की व्यापकता को कुछ हालिया उदाहरणों से समझा जा सकता है। अप्रैल 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका के 103 बैंक नियामकों यानी बैंक रेगुलेटर्स के ईमेल पर पूरे 1 साल तक जासूसी की गई। पूरे 1 साल तक? हाँ, 1 साल। और उनकी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर दिसंबर 2025 में फ्रांस की राष्ट्रीय डाक सेवा और बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह ठप हो गई। और पोलैंड की स्थिति तो इतनी खराब हो गई थी कि वो पूरे देश में ब्लैकआउट होने से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। देखिए, और इन्हीं लगातार होते हमलों ने एक बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक असर डाला है। दस्तावेज में एक ऐसा आंकड़ा है जिस पे गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज 31% साइबर सुरक्षा पेशेवरों को खुद अपनी ही सरकारों पर भरोसा नहीं रह गया है। मतलब जो लोग सिस्टम की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें ही भरोसा नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, जिन लोगों का काम सिस्टम को बचाना है, उन्हें लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का साइबर हमला होता है तो उनकी सरकारें उससे निपट नहीं पाएंगी। जब रक्षकों का ही अपनी व्यवस्था से विश्वास उठ जाए तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब किसी देश का अस्पताल काम करना बंद कर दे, बैंकिंग व्यवस्था चरमरा जाए और बिजली गुल हो जाए,
तो कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सामने एक बहुत बड़ी और जटिल बहस खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी बहस। एक साइबर हमला कब एक असल युद्ध यानी किनेटिक वॉर या भौतिक युद्ध बन जाता है? वो कौन सी लकीर है जिसे पार करने पर एक देश ये कह सके कि बस अब हम अपनी सेना और लड़ाकू विमान भेजेंगे? ये वर्तमान भूराजनीति का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। समस्या ये है कि जब कोई मिसाइल दागी जाती है तो रेडार उसे ट्रैक करके बता सकता है कि वो किस देश से आई है। हाँ, उसका एक ट्रेल होता है। लेकिन जब कोई मैलवेयर हमला करता है तो उसे दुनिया भर के 20 अलग-अलग देशों के 50 सर्वरों से घुमाकर भेजा जा सकता है। जब आप 100% यकीन के साथ ये साबित ही नहीं कर सकते कि हमलावर कौन है, तो आप असली बम किस पर गिराएंगे? ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है, लेकिन दस्तावेज के अनुसार इस धुंधली रेखा को अब पार किया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख मिलता है जहां अमेरिका पर यह आरोप है कि उसने वेनेजुएला के नेता निकोलस मदुरो को पकड़ने के एक ऑपरेशन के दौरान राजधानी काराकास की बिजली काटने के लिए अपनी साइबर क्षमताओं का इस्तेमाल किया था। ये शायद पहली बार था जब किसी साइबर हमले को सीधे तौर पर एक भौतिक या मिलिट्री ऑपरेशन के साथ जोड़ा गया था। और देखिए, ये रुख अब और भी सख्त होता जा रहा है। सितंबर 2025 में यूनाइटेड किंगडम ने अपनी नई साइबर वॉरफेयर कमांड लॉन्च की। उन्होंने दुनिया को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ी चेतावनी दी है। क्या चेतावनी थी वो? उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी साइबर हमले के कारण उनके देश में किसी भी नागरिक की मृत्यु होती है, चाहे वो अस्पताल की मशीनें बंद होने से हो या ट्रैफिक सिग्नल हैक होने से, तो यूके उसका जवाब भौतिक रूप से यानी अपनी असली मिलिट्री के जरिए देगा। मतलब डिजिटल कोड का जवाब असली बम और गोलियों से? बिल्कुल। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन फिर भी क्या ये इतना आसान है? अगर किसी देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश कर दिया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए, लोग भूख से मरने लगें, लेकिन कोई सीधी गोली ना चले, तो क्या वो युद्ध है? वॉर और नॉट वॉर, युद्ध है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और विचारकों को उलझाए रखेगा। और इसका कोई एक सीधा जवाब इतनी जल्दी मिलने भी नहीं वाला। लेकिन इस पूरे गहन विश्लेषण से एक बात जो शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो ये है कि साइबर वॉरफेयर तकनीक या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कहानी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से सत्ता और नियंत्रण की कहानी है। ये इस बात की लड़ाई है कि पानी, बिजली, पैसा और संचार जैसी बुनियादी चीजों की चाबी किसके हाथ में होगी। जो भी देश इस अदृश्य युद्ध के मैदान पर विजय प्राप्त करेगा, वही यह तय करेगा कि बाकी की दुनिया अपना जीवन कैसे जिएगी। बिल्कुल सही कहा। ये 2026 की उस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है जिसमें हम सब जी रहे हैं। तो चर्चा के शुरुआत में जिस अंधेरे में डूबे शहर की कल्पना की गई थी, वो केवल एक डर नहीं है, वो एक इंतजार है। स्रोत सामग्री से एक ऐसा विचार निकलता है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। वो क्या है? ऐसा माना जाता है कि चीन इस समय पश्चिमी देशों के बुनियादी ढांचे, उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और पावर ग्रिड्स के अंदर छुपकर अपनी जगह बना चुका है। वे कुछ चुरा नहीं रहे हैं, वे कुछ तोड़ भी नहीं आए हैं, वे बस वहां बैठे हैं। शांत होकर। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब ये डिजिटल टाइम बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा? इस पर विचार करें।